वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड वीडियो का जो पार्ट है ये चैप्टर 9 लिस्ट के ऊपर। इसका हम फर्स्ट पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो को हम सेकंड पार्ट से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने आगे बात कर रहे हैं नेस्टेड लिस्ट के बारे में। नेस्टेड लिस्ट बेसिकली कंसेप्ट हमने ऊपर से थोड़ा सा हिंट लिया था इसका कि एक लिस्ट के अंदर जब दूसरी लिस्ट इंक्लूड हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट अपीयर्स एज एन एलिमेंट इन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड द नेस्टेड लिस्ट। देखिए आपके सामने एक लिस्ट थी ये वाली, इसके अंदर देखिए ये है नेस्टेड पार्ट, ठीक है। एक देखिए दूसरा दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट लगा ना, तो इस पूरे को एक एलिमेंट बोला जाएगा एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिस्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज आल्सो ए लिस्ट। तो अगर हम ऐसे 4 लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा ही डिस्प्ले होगा। देखिए इसकी पूरी की पूरी लोकेशन 4 पर है, इसका इंडेक्स नंबर पूरे का 4 है, ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, ठीक है। 4 करेंगे तो पूरा लिस्ट हो जाएगा क्योंकि इसका 4th लोकेशन पे ये आ रहा है पूरा का पूरा पार्ट। टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ नेस्टेड लिस्ट, अब नेस्टेड लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को सपोज आपको डिस्कस करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। देखिए 2 वे की इसमें हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट लगाया था, 2 लगाने पड़ेंगे। देखिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर हम 4 का 1 लिखते हैं, देखिए दैट इज़ द 4th एलिमेंट, पूरा का पूरा है। इसका 1 पार्ट अगर हम देखते हैं दैट इज़ द 7। देखिए 0 1 2 वही सेम कंसेप्ट चलेगा, लेकिन पहले आपको 4 का एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा जैसे हमने लगाया, और 1। तो इसके लिस्ट के अंदर के पार्ट में से उसने 7 निकाल के डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं कॉपिंग लिस्ट। लिस्ट को कॉपी करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। एक लिस्ट 1 थी आपके सामने, लिस्ट 2 आपने बनाई, इक्वल टू लिस्ट 1 कर दी, कॉपी हो गया। इसमें दोनों को सेम कंटेंट हो गए। इसमें मेन जो कंसेप्ट है वो ये है समझने वाला, द स्टेटमेंट लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डज नॉट क्रिएट्स ए न्यू लिस्ट। एक न्यू लिस्ट वो क्रिएट नहीं करेगी, ये चीज़ बड़े ध्यान से ध्यान रखनी है इसमें। रेदर इट जस्ट मेक्स लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रेफर्स टू द सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब मेमोरी में नया वो नहीं क्रिएट करने वाली, उसी को दोनों रेफर कर देंगे और एक ही मेमोरी से काम हो जाएगा। एंड लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रेफर टू द सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट हेयर। लिस्ट 2 एक्चुअली बिकम्स द एलियास ऑफ द लिस्ट 1। लिस्ट 1 का एक पार्ट बन गया। Therefore, any change made in the either of them will be reflected on the other type। देखो ये बड़ा ध्यान रखना है, एक में चेंजेस करोगे दूसरे में अपने आप हो जाएगा। देखिए जैसे आपने लिस्ट 1 के अंदर एलिमेंट 10 अपेंड किया, देखो दोनों में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन ऑल्सो क्रिएट ए कॉपी और क्लोन ऑफ द लिस्ट एज ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बाय द 3 मेथड। देखिए 3 से कर सकते हैं। दी फर्स्ट मेथड यूजेस स्लाइसिंग एंड द सेकंड मेथड बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट का इस्तेमाल करेगा, और थर्ड मेथड के अंदर कॉपी फंक्शन यूज़ किया जाएगा। देखिए फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, क्या किया गया है, लिस्ट 1 आपका था ये, लिस्ट 2 इज इक्वल टू, हमने देखो ये पूरा लिस्ट 1 के अंदर हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन को मिस कर दिया, तो अपने आप इसने पूरा का पूरा लिस्ट इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, तो नई कॉपी बन गई है। ये कोई रेफरेंस वाला काम नहीं हो रहा है। इसी तरीके से देखिए दूसरा तरीका बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने एक लिस्ट 1 थी, लिस्ट 2 के अंदर आपने लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया और ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर लिस्ट 1 लिख दी, तो ये एज इट इज़ नई कॉपी बन जाएगी। बाकी कॉपी फंक्शन तो इसके लिए है ही। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट कॉपी पर आपको करवाना पड़ेगा, ये इंपोर्ट करवाना पड़ेगा इसको। एक पहले से हमारी बिल्ट इन मॉड्यूल बना हुआ है कॉपी के नाम से, जिसको आप इंपोर्ट करवाओगे तो उसकी फंक्शनलिटी आप यूज़ कर पाओगे। यहाँ पर देखिए जैसे इन्होंने लिस्ट 1 लिखा था, लिस्ट 2 इज इक्वल टू कॉपी डॉट कॉपी किया फंक्शन और ये लिस्ट 1 लिख दिया, तो इसके अंदर देखिए आगे पूरा का पूरा ये। नेक्स्ट बात हो रही है लिस्ट एज आर्गुमेंट टू ए फंक्शन। कैसे कर सकते हैं, वेन एवर लिस्ट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू ए फंक्शन वी हैव टू कंसीडर 2 सिनेरियोज हमें देखने पड़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट मे बी चेंज्ड, चेंजेस मेड टू द लिस्ट in the function are reflected back in the calling function में होगा। For example, in the following program list 1 of the numbers is passed as an argument to function increment में किया गया है। This function increases every element of the list by 5। देखिए इसको प्रोग्राम को देखते हैं, जल्दी अब क्लियर होगा। प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट, द लिस्ट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू द फंक्शन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ तो आपका देखिए फंक्शन बना है पूरा का पूरा। पहले देखते हैं स्टार्टिंग आपकी यहाँ से हो रही है। देखिए आपने एक लिस्ट बनाई, क्या किया, प्रिंट में रेफरेंस ऑफ द लिस्ट, आपने इसकी आईडी प्रिंट कर दी कि भाई ये इसकी आईडी ये लोकेशन पे सेव है। फिर आपने द लिस्ट बिफोर द फंक्शन कॉलिंग आपने दिखा दी कि फंक्शन कॉलिंग से पहले ये लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपने फंक्शन को कॉल कर दिया है, फंक्शन कॉल किया, लिस्ट 1 को आपने वैल्यू भेजा, तो आप लिस्ट 1
आएगा यहाँ पे और लिस्ट 2 के अंदर कैच होगा। देखिए आपने लिस्ट 1 भेजा ना, तो यहाँ पे ये इसमें लिस्ट 2 में कैच होगा। फिर आपने वही रेंज ऑपरेटर लगाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में देखा था इस चैप्टर के, कि 0 से लेके लेंथ ऑफ द लिस्ट 2 तक सभी के सभी रेंज को इसमें 1 बाय 1 लेके आएगा। और देखिए लिस्ट 2 के हर एक एलिमेंट के अंदर यहाँ पे देखिए उसने +5 कर दिया है। और बाद में आप जब डिस्प्ले कराओगे उसका आईडी तो अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर जब हम फंक्शन कॉल कर चुके होंगे उसके बाद लिस्ट 1 को डिस्प्ले कराएंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए इसको आउटपुट में क्या आएगा, तो पहले तो सिंपल लिस्ट थी आपकी डिस्प्ले एज इट इज। इसका आईडी देखिए 7061596 था। फंक्शन कॉलिंग करी उस टाइम पे भी आपकी लिस्ट ये थी। अब जब फंक्शन के अंदर में देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका इनसाइड द फंक्शन, यहाँ पे यानी कि ये वाला पार्ट आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका आईडी भी अभी भी वही दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि आईडी रिमेन्स सेम द लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल। और जब आप इसको जब फंक्शन के बाहर जब बाद में आप डिस्प्ले कराओगे, क्योंकि जैसे हमने उसी लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो इस वजह से दोनों ही लिस्ट में एलिमेंट्स इंक्रीमेंट हो चुके हैं। इसमें देखिए सबकी वैल्यू 5 बढ़ गई है, जबकि हमने डिस्प्ले लिस्ट 1 किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर भी और इसके अंदर भी लिस्ट 2 और लिस्ट 1 दोनों में ही मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं। Observe that when we pass a list as an argument, we actually pass a reference to the list. Hence, any change made to the list 2 inside the function is reflected in the actual list. List 1 में reflect करेगा. If the list is assigned a new value inside the function, then a new list object is created and it becomes the local copy of the function. Any changes made inside the local copy of the function are not reflected back in the calling function, जैसा हमने ऊपर अभी देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट पास एज ए पैरामीटर। उसमें इंक्रीमेंट करवाना है, देखिए कैसे होगा। यहाँ पर देखिए वैसे स्टार्टिंग देखते हैं प्रोग्राम, ये तो आपके फंक्शन है। पहले इसको देखते हैं, आपका जो लिस्ट 1 बनाया हमने आईडी डिस्प्ले कराया, लिस्ट को डिस्प्ले करा दिया, और फिर यहाँ पर देखिए हमने फंक्शन कॉल किया, लिस्ट 1 को भेजा, लिस्ट 2 में आया, ठीक है। और यहाँ पर आप आईडी इसकी डिस्प्ले करवा रहे हो। फिर आपने लिस्ट 2 के अंदर देखिए एलिमेंट्स आपने नए ले लिए हैं बिल्कुल ही, ठीक है। और अब आप इसकी आईडी डिस्प्ले कराओगे और यहाँ पर आप इसको प्रिंट कराओगे। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। और बाद में जब आप रिटर्न करोगे तो इसके बाद आप यहाँ पे इसकी दोबारा आईडी चेक करोगे, लिस्ट को डिस्प्ले कराओगे। देखिए पहले तो नॉर्मल था, आईडी आपकी 65565640 थी, आपकी लिस्ट ये थी फंक्शन कॉलिंग से पहले। फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर देखिए ध्यान से यहाँ पर भी आईडी आपकी सेम ही है, यहाँ पर यानी कि इधर ये देखिए जैसे ही आया था उस टाइम अगर आप चेक करते हो तो आईडी आपकी यही थी। लेकिन बाद में आपने नई वैल्यू जब असाइन कर दी, इसके बाद ध्यान से देखिए अब इसके बाद क्या होगा। यहाँ पर आपने इनसाइड द फंक्शन आईडी सेम थी, अब आपने देखिए लिस्ट में वैल्यूज नई असाइन करी है, इंक्रीमेंट वगैरह नहीं करी, नई वैल्यूज असाइन करी है, ठीक है। अब देखिए अब इसको आईडी को जरा मिलाइए, ठीक है, और एक इस आईडी को मिलाइए। देखिए दोनों 65565640 ही है, यहाँ पे वही है, ठीक है। तो ये आपका मेन डिफरेंस है इसमें। यहाँ पर आपका ये डिस्प्ले होगा और जब लिस्ट को आप जब दोबारा डिस्प्ले कराओगे तो यहाँ पर देखिए अभी भी प्रीवियस वैल्यूज़ ही हैं, क्योंकि नई वैल्यूज़ मॉडिफाई हो चुकी हैं इस लिस्ट 2 के लिए, तो इसलिए अभी पुरानी वैल्यूज़ वही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए इक्वल टू के थ्रू किया था ये काम। दैट इज़ द मेन थिंग न्यू लिस्ट एलिमेंट्स में आया। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट की मैनिपुलेशन के लिए एक अच्छा प्रोग्राम दिया है कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हमें बनाया गया है, जिसमें वेरियस लिस्ट ऑपरेशन परफॉर्म किए गए। जैसे अभी हमने देखें अपेंड, इंसर्ट, अपेंड ए लिस्ट टू द गिवन लिस्ट, मॉडिफाई करना या फिर डिलीट करना किसी एलिमेंट की पोजीशन को, या फिर गिवन वैल्यू को डिलीट करना, सॉर्टिंग करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना। तो देखिए पहले आपने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने से पहले ही आपने एक लिस्ट को बना लिया है। इसके बाद चॉइस आपने स्टार्टिंग में 0 रखी कि 0 एक इनिशियल वैल्यू रखी है। अगर वाइल ट्रू जब तक ट्रू होगा तब तो लूप चलता रहेगा। कैसे चलता रहेगा, यहाँ पे देखिए आप वैल्यूज़ यूज़र से मांगोगे चॉइस के अंदर कि भाई कोई एंटर करिए वैल्यू 0 से लेकर 10 तक, तो ये सब के सब चलेंगे। अगर कोई और यूज़र डालेगा तो वहीं की वहीं रुक जाएगा। इफ़ देखिए अगर हमारे साथ 1 रखा है उसने, तो 1 में क्या होगा, ये अपेंड वाला फंक्शन चलेगा। तो यहाँ सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक डिस्प्ले कराया है उसने मैसेज। एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बोला था ना हमने बनाने के लिए, तो हमने क्या करा, एक वाइल लूप चलाया और उसके अंदर ये सब डिस्प्ले करवा दे इंस्ट्रक्शन के लिए। 1 से ये होगा, 2 से ये होगा, यूजर चॉइस डालेगा 1 से लेकर 10 तक की, जो डालेगा उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन देखिए कॉल होगा। अगर इफ़ के अंदर चॉइस में वैल्यू 1 आई है तो अपेंड फंक्शन कॉल करेगा। इनपुट था पहले, ऑब्वियसली उसको वैल्यू तो मांगनी पड़ेगी अपेंड करने के लिए। वो एलिमेंट मांगा और एलिमेंट को यहाँ भेज के अपेंड करवा दिया लिस्ट में, और उसके बाद प्रिंट करवा देगा कि द एलिमेंट्स हैज़ बीन अपेंडेड।
ऐसी अगर चॉइस 2 थी तो चॉइस 2 वाले केस में क्या करेगा, वो एलिमेंट एट द डिजायर्ड पोजीशन। तो इस केस में एलिमेंट वो यूजर से मांगेगा, पोजीशन भी यूजर से मांगेगा और उस पोजीशन पे जाके उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा। इसके लिए हमारा इंसर्ट फंक्शन ऊपर हमने देखा था बिल्ट इन फंक्शन के अंदर, पिछली वीडियो में वही हमने यूज़ किया है। अथवा डिस्प्ले करा देगा कि मैसेज की हार्ड इंसर्ट हो गया है। ऐसी नेक्स्ट है थर्ड में, दैट इज़ द लिस्ट टू द गिवन एलिमेंट अपेंड करना है हमें। तो हमने यहाँ पे वैल्यू मांगी यूज़र से और एक्सटेंड कर दिया, लिस्ट में एज इट इज़ अपेंड हो गया। फोर्थ वाले केस में क्या है, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग एलिमेंट। पहले उसको पूछेगा भी एंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी मॉडिफाई। अगर वो देखिए यहाँ पे हमें सिक्योरिटी के लिए लगा लेंगे ये चीज़ कि अगर जो हमने यूज़र ने एंटर किया है वो लेंथ से कम है, तब वो ऑब्वियसली तभी वो वैल्यू को मॉडिफाई कर पाएगा। एंटर द न्यू एलिमेंट यूजर लगाएगा और ओल्ड एलिमेंट को न्यू एलिमेंट के इक्वल करवा देगा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और उस वाले में न्यू एलिमेंट डलवा देगा। तो इस तरीके से स्वैपिंग होकर ये एलिमेंट आपका इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा और फिर दिखा देगा मैसेज कि हाँ एलिमेंट हो गया मॉडिफाई। एल्स केस में पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज मोर देन द लेंथ ऑफ द लिस्ट, तो है ही नहीं। अगर मान लो सपोज आई की वैल्यू 5 एलिमेंट है, वो आपने 6 डाल दिया इसके अंदर, तो फिर तो गलत हो जाएगा, वो तो एलिमेंट मॉडिफाई हो ही नहीं पाएगा, वो पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इफ एल्स का कंसेप्ट लगाया गया है यहाँ पे। डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ द पोजीशन, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखो, पहले आप यूज़र से पोजीशन एंटर करवाओगे, वही चीज़ दोबारा चेक करोगे कि भाई इसकी लेंथ से कम तो नहीं है, तो फिर तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ में नहीं है तो वो एरर आ जाएगा। तो उस चीज़ चेक करने के लिए सेम वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे भी यूज़ किया इफ एल्स वाला, और वही पॉप फंक्शन लगा देंगे बस। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने पोजीशन की वैल्यू यहाँ डाल दी जो यूजर ने डाली थी, और उसमें पॉप फंक्शन लगा के वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और एलिमेंट डिस्प्ले भी हो जाएगा यहाँ पे कि ये एलिमेंट डिलीट हो गया है, इसलिए हमने पॉप फंक्शन लगाया है। एल्स केस में वही एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ, डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय वैल्यू। वैल्यू के थ्रू हमें एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करना है। तो देखिए जैसे आपने इनपुट एलिमेंट करवा लिया, इफ़ एलिमेंट इन लिस्ट 1, तो फिर उसको रिमूव फंक्शन करवा देगा वो, और वहाँ पे दिखा देगा कि रिमूव हो गया। और एल्स केस में ये दिखा देगा कि नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। सिर्फ इफ़ के अंदर ये लगाना है एलिमेंट पता लगाने के लिए कि भाई ये एलिमेंट है या नहीं, सिर्फ हमने इसके लिए इन फंक्शन यूज़ कर लिया इफ़ के साथ। अब सॉर्ट करवाने के लिए 7 आ रहा है, नॉर्मल सॉर्टिंग हो जाएगी सॉर्ट फंक्शन से। 8 केस में रिवर्स करना था तो मैं इसके अंदर रिवर्स लिख दिया। 9th वाले के अंदर हमें करना था डिस्प्ले लिस्ट, तो नॉर्मल है तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे लिस्ट को लिस्ट माई लिस्ट लिख देंगे, पूरी डिस्प्ले हो जाएगी। 10th के अंदर क्या था, एग्जिट करने के लिए, तो ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएगा। एल्स मतलब ये कब चलेगा, जब अगर यूज़र ने 10 के अलावा कुछ और वैल्यू डाल दे, तो लिख देगा चॉइस इज नॉट वैलिड, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और उसके बाद दोबारा इनपुट मांगेगा यूज़र से। अगर अब उसने गलत डाल देगा तो फिर दोबारा मांगेगा, तो ये चीज़ यहीं चलती रहेगी। ये आपका इस तरीके से प्रोग्राम का आउटपुट दिखा रखा है इन्होंने। जब मैन्युअल ड्रिवन इस तरीके से चलेगा आपका, और इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज इंसर्ट करते जाओगे तो वैल्यूज आती जाएगी। एक प्रोग्राम और देखते हैं, एक प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, n स्टूडेंट्स के हैं, यूजिंग द फंक्शन वेयर n इज एंटर्ड बाय द यूज़र। n यूजर्स एंटर करेगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ मार्क्स उसको करवाने हैं। देखते हैं, पहले देखिए प्रोग्राम को यहाँ शुरू, लिस्ट को आपने एम्प्टी बनाया और फिर प्रिंट करवाया हाउ मेनी स्टूडेंट्स मार्क्स यू वांट टू बी एंटर। जैसे बोला था ना उन्होंने कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यूजर से एंटर करवाना है, तो हमने वो इसके अंदर एंटर करवा लिया। n बोला तो मैं n में करवा लिया, ठीक है, इनपुट फंक्शन के थ्रू। और रेंज चलेगी 0 से लेके n तक, और लूप में लूप चलेगा आपका सभी के सभी एलिमेंट्स के लिए। और फिर एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट i+1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 तो लिखता अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए 0+1 करके तो 1 से स्टार्टिंग हो जाएगी यहाँ पर डिस्प्ले होने की, पर एलिमेंट 0 पे ही स्टोर होगा। मार्क्स हमने किया, इंट इनपुट कराया, फिर इसको नॉर्मल अपेंड कर दिया, बाद में अपने आप ऐड होता रहेगा। एवरेज हमने क्या निकाला, पूरा तो यहाँ पे लूप आपका खत्म हो गया। ये देखिए इंडेंटिंग थी ना, यहाँ तक लूप खत्म हो गया। लूप खत्म होने के बाद लिस्ट आपकी बन चुकी है। लिस्ट बनने के बाद क्या करोगे, तो एवरेज निकालना है कि कंप्यूट एवरेज वाला फंक्शन आपने कॉल करना है। देखिए एवरेज फंक्शन के अंदर लिस्ट और n को भेज दिया, ये आया यहाँ पे, देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट आया, n के अंदर n आया। टोटल को आपने स्टार्टिंग 0 ले लोगे, 4 मार्क्स इन द लिस्ट के लिए हमने तो टोटल को सब जो मार्क्स थे उन सबको अपने टोटल के अंदर ऐड करवा लिया 1 बाय 1। लूप चल गया ना 4 का, जब लिस्ट के अंदर एलिमेंट थे उनको मार्क्स के अंदर लेके आ गया, 1 बाय 1 के अंदर टोटल होगा और लिस्ट पूरी इसके अंदर टोटल के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। बस फिर तो एक ही काम करना है, टोटल को आप नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा, जिससे आप यहाँ पे रिटर्न करवा दोगे। रिटर्न आपका यहाँ पे होगा और ये आप इसमें डिस्प्ले भी करवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मतलब 5 लिखा है यूजर ने, 5 बार वो वैल्यूज एंटर करवाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो एवरेज डिस्प्ले करवा देगा। छोटा सा फंक्शन और है, इन्होंने प्रोग्राम दे रखा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन टू चेक इफ ए नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। इफ द नंबर इज प्रेजेंट रिटर्न द पोजीशन, ठीक है। अप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट होगा अगर वो नहीं होगा तो। देखिए छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पे आपने लिस्ट का एम्प्टी बनाया, नंबर पूछा हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू एंटर इन द लिस्ट, मैक्सिमम को आपने
इनपुट करवा लिया, एंटर द लिस्ट एलिमेंट्स एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया और लिस्ट आपकी चलेगी, लूप आपका चलेगा 0 से लेके मैक्सिमम नंबर तक। हर बार आप वैल्यू एंटर करवाते जाओगे और उसमें अपेंड करते जाओगे, लिस्ट आपकी यहाँ पे पूरी बन जाएगी। फिर एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड, आप यूज़र से पूछोगे। फिर रिजल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर सर्च। हमने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने नंबर और लिस्ट को भेजा है। देखिए फंक्शन में क्या आ रहा है ऊपर देखते हैं अब इसमें कि यहाँ पे नंबर आया, यहाँ पे लिस्ट आया। अगर वो वही नॉर्मल है, रेंज 0 से लेके लेंथ ऑफ द लिस्ट तक चलेगा। अगर उसके अंदर कहीं पे भी वो एलिमेंट देखो चेक हो रहा है कि एलिमेंट उससे मैच कर रहा है तो उसी को वहीं पे रिटर्न कर देगा, अदरवाइज रिटर्न अगर पूरा लूप चलने के बाद भी नहीं मिला है तो नॉन रिटर्न कर देगा। तो वहीं देखिए वो हम चेक कर रहे हैं इसके अंदर, अगर नन किया है देन इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। अगर सपोज वो मिला ही नहीं है तो उस पूरा लूप को चलने के बाद कुछ भी एलिमेंट रिटर्न नहीं हुआ होगा तो नन वाला रिटर्न होगा। नन वाले केस में नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट वो डिस्प्ले मैसेज हो जाएगा। एल्स केस में यानी कुछ ना कुछ रिटर्न हुआ होगा तो वो पर्टिकुलर पोजीशन, देखिए यहाँ पे इतनी पोजीशन को रिटर्न करवाया था जो हमने इसके अंदर रिजल्ट के अंदर, वो रिटर्न करके यहाँ पे दिखा दिया उसने इस पोजीशन पे मिला है। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट उसने एंटर करवाए और फिर उसको दिखा दिया कि इस पोजीशन पे है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। चैप्टर आपका ये फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।